हाँ, तो मैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट पर थी बेटा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में भाई आप मॉर्टगेज क्या करोगे, गिरवी क्या रखोगे, कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी क्या रखोगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या दोगे भाई, पेपर होने चाहिए, जो भी तुम गिरवी रख रहे हो उसके पेपर वगैरह दो। टर्म्स ऑफ लोन, भाई कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो। मोड ऑफ रिपेमेंट, किस तरह से दोगे, 6 महीने में दोगे, 1 साल में दोगे, किस तरह से दोगे, या पेमेंट किस तरह से करोगे, कैश में धीरे धीरे करोगे, कैसे कैसे करोगे, या कैसे, मतलब जो भी रिपेमेंट का मोड है वो बताया जाएगा। इंटरेस्ट रेट साफ साफ बताया, 12% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, 15% का, सो ऑन। उसके बाद अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज़। अब बताइए फार्मर्स के लिए रूरल एरियाज़ में क्रेडिट का क्या इम्पोर्टेंस है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, फार्मर्स को लोन अगर लेना है, उधार लेना है, तो रूरल एरियाज़ में फार्मर्स क्यों लोन लेते हैं, तो फार्मर्स नीड क्रेडिट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट एक्सेट्रा। समझ रहे हो बात को, ये सब चीज़ें चाहिए फार्मर को, तो इसकी वजह से क्या करता है फार्मर, एक लोन लेता है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन एट आफ्टर हार्वेस्ट। जैसे ही बुआई का समय आता है, मतलब बीज बोने का समय आता है, तब वो लोन लेती है, क्योंकि उस समय उसको ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र और ये सब चीज़ों की। जैसे ही हार्वेस्ट, कटाई हो जाती है, तुरंत वो लोन का रिपेमेंट कर दिया जाता है। अब फॉर्मल सोर्सेज क्या हैं क्रेडिट के, देखो 2 तरह के सोर्सेज होते हैं क्रेडिट के, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है। फॉर्मल का मतलब होता है जिसके ऊपर तो आरबीआई का सीधा कंट्रोल है बेटा, जिसके ऊपर आरबीआई का सीधा कंट्रोल है। लेकिन इनफॉर्मल अगर मैं सेक्शन की बात कर दूँ ना, तो इसके ऊपर आरबीआई का सीधा कंट्रोल हो ही नहीं सकता। भाई आप एक बात बताओ, आपने अपने दोस्त से उधार ले लिया, आरबीआई जाके पूछेगी क्या, आरबीआई जाके पूछेगी उसको, नहीं। तो फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सोर्सेज जहाँ से होते हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल, अगर मॉनिटरिंग अगर मैं बात करूँ ना, ये सब बैंक्स ऐसी होती हैं, ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होती हैं। बैंक से जो आप लोन वगैरह ले, ठीक है, तो ये जहाँ से भी आप लेंगे लोन ना, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आती ही आती हैं, बिल्कुल इनकी जो निगरानी होती है ये आरबीआई करती है। क्लियर है। तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज जो होते हैं, जो आपकी गाँव में चलती हैं, जो नबार्ड जो आपकी है एग्रीकल्चर के फैसिलिटीज़ के लिए, ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ भी खड़ी हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कुछ होती हैं जो अलग अलग कोऑपरेशंस के साथ मिली हुई हैं, है ना, किसानों के लिए अलग, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स के लिए अलग, सो ऑन। ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स होती हैं। ये अलग अलग की इंस्टीट्यूशंस हैं बेटा, जहाँ से आप फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट ले सकते हो। मतलब यहाँ ये ऐसी सोर्सेज है जहाँ पर आपको धोखा नहीं मिलेगा, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ तो धोखा नहीं मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। मैंने आपको बता दिया था। दे कलेक्ट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे फॉलो सम वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर। इनके रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, ये मनमाना कुछ भी नहीं इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगी। अच्छा, हमारे देश में ना प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में होता क्या है कि ज़्यादातर लोग ना प्रेफर करते हैं इनफॉर्मल। उन्हें क्या लगता है कि यहाँ तो पेपर वर्क इतना ज़्यादा है, यहाँ तो पेपर वर्क इतना ज़्यादा है, यहाँ डॉक्यूमेंट इतना लगेगा, चल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ परसेंट ही तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इंटरेस्ट रेट ही तो थोड़ा ज़्यादा रख रहा है, जल्दी से पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, वो इस लालच में वो लोन ले लेते हैं और उनका खून चूसा जाता है फिर उसके बाद बड़ी तरह से, बहुत अच्छे तरह से। आपको मैं केस बताती हूँ। आप केस बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ मूवीज़ भी देखी हो पुरानी, तो आपने देखा होगा बंधुआ मज़दूर हुआ करते थे कुछ बंधुआ मज़दूर, मतलब उनकी पुश्ते काम कर रही है। उनके पापा भी किसी के यहाँ पे नौकरी करते थे, उनके बेटे भी वहीं कर रहे हैं, फिर उनके बेटे भी वहीं कर रहे हैं। क्यों? उनके पापा ने कुछ बहुत बड़ा कर्जा ले लिया था और उसको चुका नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की हैरेसमेंट होती है उनकी।
जहाँ पर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इनफॉर्मल सोर्सेज बट लिटिल बिट तो होते ही ऐसे हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज में धोखाधड़ी ज़्यादा है, ये बात 100% होती है, ठीक है। अच्छा नहीं होती, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं वो, और लोग ईज़ की वजह से, भाई उनको ईजी पड़ता है तो वो क्या कर देते हैं इनफॉर्मल में। अच्छा एक और रीज़न था इनफॉर्मल सेक्टर का इतना ज़्यादा ग्रोथ होने का पहले के समय में, क्योंकि बैंक्स का इंक्लूजन इतना ज़्यादा नहीं था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उन्होंने क्या करा, बैंक का इंक्लूजन हर जगह पर करवाया, है ना। हर जगह पर बैंक अकाउंट खुलवा दिए, हर जगह पर बैंक का इंक्लूजन ला दिया। अलग अलग एक एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक रीजन में आपको नियर बाय कोई ना कोई बैंक मिल जाएगा। क्यों करा बैंक इतना ज़्यादा, क्यों? और सबका खाता होना चाहिए, क्यों किया ये सब चीज़? ताकि लोगों का अपना बैंक अकाउंट हो। लोग इनफॉर्मल सेक्टर के ये जो जाल है, ये पूरा एक जाल है, वेब है एक, इसमें ना ट्रैप हों, ठीक है। इस वजह से बैंकों को हर जगह इंक्लूड किया गया। ये किसने किया? ये कुछ दूर का सोचा तभी तो किया, यही रीज़न था। क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो थे, इसकी वजह से फार्मर्स थे, जो बाकी जो कोई भी लोन लेता था वो क्या करते थे, वो परेशान हो जाते थे। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने सुसाइड तक किया। तो इतना खैर डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इनफॉर्मल सोर्सेज कभी भी क्रेडिट वर्दी नहीं होते हैं, और फॉर्मल सोर्सेज क्योंकि ये आरबीआई के कंट्रोल के अंदर डायरेक्ट होते हैं, तो ये आराम से क्या होता है, इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये कोई फ्रॉड करके निकल गए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आरबीआई इनके ऊपर क्लोज निगरानी रखती है। तो द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, जो नॉर्मली पैसा ब्याज पे उठाने का काम ही करते हैं, ऐसे मनी लेंडर्स भी होते हैं। ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, भाई मेरा बॉस है, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड हो गए, ये इनफॉर्मल सोर्स हैं। There is no organization which supervises the credit activities of lender in the informal sector. यहाँ पर कोई सुपरविज़न नहीं होता, इनका कोई सुपरविज़न नहीं होता, इन्हें कोई नहीं देखता, कोई चेक नहीं करता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता यहाँ पे। ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते रहें, ठीक है। दे कलेक्ट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था। अच्छा लोग हाई रेट के बावजूद जाते थे, रीज़न क्या था? क्योंकि इनके पास बैंकों का इंक्लूजन नहीं था। अच्छा बैंकों का इंक्लूजन होने के बाद भी इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, अवेयरनेस नहीं थी, अकाउंट नहीं थे। अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई हैं। दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स और प्रोसीजर, बिल्कुल इनको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं, कोई तलवार नहीं लटक रही इनके ऊपर। अब हम सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज़ देख लेते हैं। तो 30% तो मनी लेंडर्स देते हैं, अदर इनफॉर्मल सोर्सेज से 18% ले लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 27% और बैंक से 52% लिया जाता है। रूरल इंडिया या रूरल एरियाज़ में जो सोर्स है क्रेडिट क्रिएशन का अब के समय में, वो क्या है कि अभी भी जनता 30% तो मनी लेंडर से ही ले रही है, और बाकी फ्रेंड, रिलेटिव्स और एम्प्लॉयर वगैरह से 18% ले रही है। अभी भी पूरी तरह से 100% अगर मैं बोलूँ सोर्स ऑफ क्रेडिट, तो फॉर्मल सेक्टर नहीं आ पाया, अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर आप देख सकते हैं है। अब बात करते हैं क्रेडिट इन अर्बन एरियाज़ की। पुअर टेक्स 85% क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज एंड ओनली 18% फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फॉर्मल सोर्सेज। अगर मैं गरीब तबके की बात करूँ, अर्बन एरिया मतलब शहरों में 85% ये लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से जा कर के क्रेडिट लेते हैं, उधार ले लेते हैं, और बाकी सिर्फ 18% ऐसे लोग हैं जो बिलोंग करते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और वो फॉर्मल सोर्सेज से जाते हैं। रिच टेक मोर देन 90% ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, और रिचेस का क्या संख्या है, वो 90% जो लोन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सोर्सेज से। सो फॉर्मल सोर्सेज मोस्टली सर्व द रिच पीपल। ऐसा हो गया कि फॉर्मल सोर्सेज किसको सर्व कर रहा है, रिच पीपल को। वैसे तो अब इंक्लूजन इतना हो चुका है कि हर जगह पर नीतियाँ चेंज हो चुकी हैं और प्रोसीजर्स भी चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये ना ऐसे लगता है कि बहुत क्लमजी हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लोगों को समझ नहीं आती, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से पुअर पीपल्स के अंदर जो पहली अवधारणा यही आती है कि चलो इनफॉर्मल से ही ले लें, ठीक है। रिच पर्सन्स के अंदर इतनी अवेयरनेस भी होती है, वो अवेल भी करवा सकते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट पेपर वर्क भी करवा सकते हैं, तो वो जल्दी से वो फॉर्मल सेक्टर पर ही रिलाई करते हैं।
वाई आर द बैंक्स नॉट एडवांसिंग लोन टू द पुअर पीपल। अब मुझे एक चीज़ बताती हूँ मैं, एक इधर से ही आपको एक बात बताती हूँ। देखो, पुअर पीपल के पास अवेयरनेस नहीं है, इंक्लूजन नहीं है, बात तो ठीक है। कहीं कहीं पर पुअर एंड जो फार्मर सेक्शन होते हैं ना, इनको लोन देने में ना बैंक भी हिचकती है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, इस सरकार ने लोन माफ़ कर दिया। बैंक डरती है, बैंक डरती है। क्यों? बैंक ने लोन दे दिया और सरकार आकर के वेव कर देगी, लोन वेवर्स करा देगी, पूरा लोन उनका उठा देगी। बताइए, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ा? बैंक्स को पड़ा, बैंक्स को पड़ा। क्योंकि बैंक्स के लिए ये कैसी असेट बन गई? असेट का मतलब पूंजी, संपत्ति, जिससे आप फर्दर पैसे जमा करते हो, पैसे अर्न करते हो। भाई एक बात बताइए, आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं, असेट होती हैं, आप उन्हीं से तो कमाई करते हो। बैंक के पास कौन सी असेट है? पैसा। तो इनका ये नॉन परफॉर्मिंग असेट में तब्दील हो जाता है लोन। इनका ये लोन जो देना होता है ना, यही इनका असेट होता है। इनका ये जो लोन देना होता है, इनका असेट होता है, और ये परफॉर्म करना ही हट जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट में तब्दील हो जाता है। और आज की डेट में FRBM एक्ट है, फाइनेंशियल रेगुलेशन बॉडी हो चुकी हैं, कई सारी बहुत सारी, इतना तो काफ़ी लेवल तक इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है कि इस तरह की NPAs ना हो, लेकिन तब भी बहुत सारा NPA हो जाता है बैंक्स के पास। कुछ लोग कर्ज लेकर के धोखाधड़ी कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो बैंक्स डरती है कि पुअर सेक्शंस को और रिचर सेक्शन को एक थोड़ा सा वहाँ पे ना पार्शलिटी बरत देती है कि रिचर सेक्शन को तो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी, पुअर सेक्शन को देने में हेजिटेट करती है, लोन उनको जल्दी नहीं मिलता। रीज़न क्या है? रिपेमेंट। भाई रिपेमेंट का उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो पेमेंट करने में रोएंगे, पहली बात रोएंगे, परेशान होंगे, और हो सकता है सरकार इनका माफ़ भी कर दे बाद में, तो हमारे लिए घाटा है। तो थोड़ा हिचकिचाती हैं बस ये, और इससे आगे कुछ ऐसी कोई इंक्लूजन नहीं है कि जिसकी वजह से बैंक हेजिटेट करते हों। तो पुअर पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज कोलेट्रल। सबसे पहली चीज़ तो कोलेट्रल, गिरवी रखने के लिए तो कुछ होता नहीं पुअर पीपल के पास, ये भी एक रीज़न है। भाई बैंक क्या करेगी? गिरवी रखे। अच्छा, जो पर्सन गिरवी रख सकता है, अगर वो गिरवी रखने के लिए आ जाएगा तो वो लोन ही क्यों लेगा? उतनी ज़्यादा उसको नीड है तो वो लोन लेने ही क्यों आया है? भाई उतना पैसा होता गिरवी रखने लायक तो वो लोन ही लेने क्यों आता, है ना। बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरियाज़, ये भी ये रीज़न था। अब तो खैर काफ़ी हद तक कम हो चुका है रूरल एरियाज़ में, अब तो हर जगह पर हो गई है। बैंक डू नॉट कंसिडर द पुअर पीपल एज क्रेडिट वर्दी। क्रेडिट वर्दी नहीं मतलब देने लायक नहीं समझती है, ऐसा समझती कि हेजिटेट करेंगे, नहीं दे पाएंगे वगैरह वगैरह। पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोसीजर द नीडेड डॉक्यूमेंट। भाई डिफ़िकल्टी होती है, मैं बताती हूँ ना, उनको डॉक्यूमेंटेशन और इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि भाई इसके लिए ये कार्ड चाहिए, वो कार्ड चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इस पर प्रिंटिंग होनी चाहिए, यहाँ पर ये ज़रूरी है, इसकी फ़ोटोकॉपी लाओ। 50 चीज़ें कौन कर पाएगा? वो गरीब ऐसे ही परेशान है, वो और डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में पड़ता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होती है? ये आपस में ही हेल्प के लिए ग्रुपिंग होती है, जैसे महिलाओं की ग्रुपिंग हो गई। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। कितने मेंबर होते हैं? 15 से 20 मेंबर होंगे, 50 भी हो सकते हैं। मोस्टली वुमेन ऑफ अ नेबरहुड। ज़्यादातर एक मैं बताती हूँ आपको, एक गांव है। सबसे पहले तो इस SHGs की शुरुआत ना गुजरात से ही हो गई थी। गुजरात में कई गाँव में SHGs खुल गई थी। SHGs का मतलब क्या होता है? गांव की औरतें क्या करेंगी, एक साथ आ जाएंगी, बोलेंगी भाई तू 50 रुपये मंथली जमा कर दिया कर, तू जमा कर दिया कर। ऐसे ना ये इकट्ठा कर लेती हैं अपने पास पैसे हर महीने, रेगुलर इंटरवल पे, मतलब रेगुलर हर महीने इस डेट को 50 रुपये जमा कर दे, तेरे आगे, ठीक ऐसे। तो ये एक तरह से खुद ही एक
बोलते हैं ना पिगी बैंक का काम करना। एक तरह से एक पर्सन कोई होता था जो रिकॉर्ड करता था और उसके पास पैसे जमा होते चले जाते थे, ठीक है। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट सम मनी, मैंने जो बताया। मेंबर्स कैन गेट स्मॉल अमाउंट एज लोन फ्रॉम द ग्रुप, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय द मेंबर। और फिर जैसे ही किसी को ज़रूरत पड़ गई, भाई किसी के घर में शादी है या कोई त्यौहार है, फंक्शन है, तो वो लोन लेने बैंकों में ना जा कर के इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जा कर के बोले देखो इसी में से पैसे मुझे दे दो एज अ लोन, और जो इंटरेस्ट चाहिए आपको वो उसके ऊपर चार्ज कर लो। तो एक एसएचजीज क्या करती है, ये ग्रुपिंग हो गई, ये भी एक तरह से बैंक का फंक्शनिंग करने लग जाती है कि भाई हमारे पास जमा है, जिसको नीड होगी वो लोन ले जाए और उसका इंटरेस्ट चुकाए, और साथ में वो जब काम पूरा हो जाए तो पैसा वापस भी कर दे, ठीक है। आफ्टर 2 years द ग्रुप कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक। और जैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएशन के 2 साल हो जाते हैं ना, 2 साल से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रही हो ऐसी ग्रुपिंग में, तो वो एज इन कोलेट्रल अपनी जो ग्रुपिंग होती है उसी के पैसे को कोलेट्रल रख के ये लोन भी ले सकती हैं बैंक से, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एसएचजीज क्या है? मेंबर्स कैन गेट लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। द ग्रुप विल एनकरेज द मेंबर टू फाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो सबसे पहली चीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इतना ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाएगा, भाई नहीं तुम्हें तो इतना ब्याज देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही वायबल होता है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है, आसपास के ही लोग होते हैं, ठीक है। दिस ग्रुप विल एनकरेज द मेंबर्स टू फाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये भाई देखो 4-5 औरतें मिल गई, उन्होंने पैसे जमा करे, जब अच्छे खासे थोड़े पैसे हो गए, एक ने बोला देखो मैं सिलाई बहुत अच्छा करती हूँ, मुझे कुछ लोन दे दो। अच्छा ठीक है, लोन मिल गया, उसने मशीन लिया, इस्टेब्लिश किया, कुछ काम शुरू कर दिया, बढ़ रहा है ना काम करने का, भाई मेरे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मेरे पास पैसा आ गया तो मैं कुछ और अभी आगे क्या कर सकती हूँ, उस चीज़ को बढ़ा सकती हूँ। तो इसके थ्रू ये अपना खुद का काम डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है मेंबर्स कैन डिस्कस एंड एक्ट ऑन मैनी सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। अब देखो, अब इतनी सारी लेडीज़ एक साथ मिलेंगी तो पंचायत तो करेंगी, 100% है ना, बकवास करेंगी, तो ये क्या करेंगी, सॉरी जोक्स अपार्ट, क्या करेंगी भाई, न्यूट्रिशन के मैनर पे, या मैं कह दूँ वायलेंस के मैटर पे, या किसी भी कोई भी सोशल लेवल के मैटर पे ये खुद भी खड़े होकर के एक स्टैंड ले सकती हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकती है, अच्छा तुम्हारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है हम कुछ करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को। इस तरह से सोशल एक ग्रुपिंग हो जाती है, ये एक दूसरे के साथ रहती है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, वायलेंस, इन सब के बारे में आवाज़ उठाती हैं, बात करती हैं, रिलेट करती हैं। बैंक्स विल गिव लोन्स टू एसएचजीज विदाउट एनी कोलेट्रल। और सबसे प्यारी बात यही होती है कि अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक से लोन लेने जाती हैं तो इनको कुछ कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बिना कोलेट्रल की भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी लोन ले सकती है, ठीक है बेटा। तो दिस वाज योर चैप्टर, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और stay healthy, stay fitted. Bye.